हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा भी और साथ में अपनी नोट्स को बनाइएगा जिस प्रकार से हम आपको समझा रहे हैं। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आता है तो अपना सपोर्ट जरूर करिएगा, एक लाइक जरूर करें, एक दोस्तों को कम से कम शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए वर्णमाला, यहां पर वर्णमाला में देखिए क्या होता है, स्वर होता है और क्या होता है, व्यंजन होते हैं। दोस्तों स्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, अच कहते हैं, और व्यंजन क्या कहते हैं, हल कहा जाता है, क्योंकि व्यंजन क्या होते हैं, अधूरे होते हैं। स्वर जो होता है क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं ये स्वरों की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं। यहां पर देख सकते हैं स्वर की अगर बात करें तो स्वर आपके तीन प्रकार से हो जाएंगे, हस्व स्वर या इन्हें ही लघु स्वर कहा जाता है। दूसरा आपका होता है दीर्घ स्वर, जिसे गुरु भी कहते हैं और इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो आपका दीर्घ स्वर है इनका निर्माण कहीं ना कहीं आपके दो स्वरों से ही मिलकर होता है। दूसरा यहां पर आता है प्लुत स्वर, जिसकी संख्या आपकी एक होती है। यहां पर देख सकते हैं अगर आपसे पूछे कि जो लघु स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं, तो छोटा, छोटी, छोटाऊ और ऋषि ये आपके लघु स्वर होते हैं। लघु स्वर को हम लोग मूल स्वर कहते हैं। वहीं पर जो संधि स्वर होते हैं वो आपके देख सकते हैं 7 होती है, इनकी संख्या 7 होती है। बड़ा, बड़ी, बड़ा, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये होते हैं। वहीं पर एक शब्द और भी आपको यहां पर पढ़ने को मिल रहा है कि मूल दीर्घ स्वर, इनको जो बांटा गया है, इनको दो भागों में और बांटा गया है। मूल दीर्घ स्वर जिनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या आपकी 3 होती है दोस्तों, बड़ा, बड़ी, बड़ा, उ। मतलब ये क्या होते हैं, जैसे छोटा प्लस छोटा है ना, इसका बराबर क्या होता है, बड़ा आ। छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर है बड़ी ई, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। इनका जो निर्माण होता है कहीं ना कहीं छोटा आ प्लस प्लस छोटी ई बराबर करके कह सकते हैं एक के निर्माण से। इस कारण से ये क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। उम्मीद है कि जो आपका स्वर था वो पूरा का पूरा एक ही यहां पर कह सकते हैं वीडियो में आपको कवर हो रहा है। अब आते हैं यहां पर हल अर्थात व्यंजन। व्यंजन की अगर बात करें तो दोस्तों व्यंजनों को भी कई भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों को ही वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, या इन्हें ही उदित व्यंजन भी कहा जाता है, जिनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। दूसरा पॉइंट आता है यहां पर अंतःस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। या, रा, ला, वा ये होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अभी होते क्या है इनको भी आपको समझाएंगे। दूसरा आपका तीसरा दे सकते हैं उस व्यंजन। उस व्यंजन जिनकी संख्या 4 होती है, स, 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 हा। अर्थात उस व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने पर क्या होती है, जो वायु होती है वो रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है, इसलिए क्या होते हैं वर्ण इनमें से थोड़ा सा ऊष्मा मिलती है, देखने को मिला जाए तो थोड़ा सा गर्म होते हैं दूसरे वर्ण की अपेक्षा। यहां पर देख सकते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या पूछे कितनी होती है, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं, 52 वर्ड होते हैं, जो कि यहां पर एक डायग्राम के माध्यम से पूरे के पूरे वर्ड आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। स्वरों की संख्या अगर पूछे कभी भी कि स्वर कितने होते हैं, तो आपको बताना है स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं, जो कि यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर बात किया जाए यहां पर अयोग्यवाह, अयोग्यवाह की अगर बात करें, जो अंक और आहा होते हैं ये अयोग्यवाह होते हैं दोस्तों। इनको जरूरत के हिसाब से इनको यूज कर लेते हैं, वैसे इनको हम लोग स्वर में गिनती नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें अयोग्यवाह कहा जाता है। अगला पॉइंट है मूल व्यंजन। मूल व्यंजन जो कि आपके का वर्ग से पा वर्ग तक होते हैं, है ना, जिन्हें स्पर्श भी कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन जो आपके 4 होते हैं, और 4 यहां पर उस व्यंजन। तो दोस्तों याद रखिएगा जो 33 होते हैं मूल वो कहां से आते हैं, जो आपके का से लेके पा तक जो होते हैं 25 हो गए। 4 ये हो गए अंतःस्थ व्यंजन और 4 हो गए आपके उस व्यंजन, ये हो जाते हैं 33। अगला आपसे दिया गया द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन मतलब होता है दोस्तों, यहां पर ये वाला आपने देखा होगा, एक शब्द लिखा होगा डालडा, डालडा, तो ऐसे आप लोग लगा देते हैं। तो दोस्तों यहां पर याद रखिए जो बिंदी नीचे होती है हमेशा शब्द के बाद में ही लगते हैं, स्टार्टिंग में कभी भी नहीं लगाया जाता कि यहां पर आप लगा दें, है ना। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, 2 गुण होते हैं, द्विगुण, इसीलिए इनको द्विगुण कहते हैं, और इसी को ही उत्क्षिप व्यंजन भी कहा जाता है। कभी पूछे कि द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, तो डा और ढा जिसके नीचे बिंदी होती है, और द्विगुण व्यंजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उत्क्षिप कहते हैं। अगला है यहां पर संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जो आपका छ, त्र, ज्ञ और यस्रा, अर्थात इसका जो निर्माण होते हैं, चारों वर्ड हैं, इनका निर्माण कहीं ना कहीं 2 व्यंजनों से आपका हुआ है। जैसे आपका छा होता है तो इसका निर्माण का धन सा से होता है दोस्तों। यहां पर त्रा की अगर बात करें तो ता धन रा से इसका निर्माण होता है, इस कारण ये क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है व्यंजन। ये मुख्य 3 प्रकार के यहां पर देखो दिखा गया है। यहां पर स्पर्श व्यंजन,
इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 25 होती है का से लेके पा तक। अब यहाँ पर आते हैं अंतःस्थ व्यंजन। दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है, या, रा, ला, वा। लेकिन यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि अर्धस्वर किसे कहते हैं, क्या कहेंगे, अर्धस्वर किसे कहेंगे। तो दोस्तों या और वा को, या और वा को क्या कहते हैं दोस्तों, अर्धस्वर कहा जाता है। या और वा को अर्धस्वर कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं पर अगर आपसे पूछता है कि जो रा होता है, रा को क्या कहा जाता है दोस्तों, रा को क्या कहते हैं, तो रा को प्रकंपित, क्या कहते हैं, रा को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहा जाता है। जब आप रा बोलते हैं तो आपकी जो जीभ होती है, आप इतनी देखे होंगे, रा बोलते समय जीभ आपकी बहुत जल्दी वाइब्रेट हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, तो रा जो होता है उसे प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। वहीं पर एक आपका और पूछा जाता है ला, जो ला होता है इसे पार्श्वी कहते हैं। जब ला बोलते हैं तो आपकी जो जीभ होती है वो पीछे को फोल्ड हो जाती है। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन आपके काफी बनते हैं, तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन। दोस्तों ऊष्म व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। जैसे कि अभी हमने बताया कि ऊष्म का मतलब ये नहीं होता है कि इससे इतनी ज्यादा ऊष्मा बने कि खाना पका लो, नहीं, इतना जरूर होता है कि अदर व्यंजनों की अपेक्षा इनको बोलने में थोड़ी सी गर्माहट जरूर होगी। आप हथेली लगाकर इसे देखेंगे जब बोलेंगे सा 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 सा, अर्थात ये जब बोलते हैं ना तो ये आपके जब बाहर निकल के आते हैं तो जहां विभिन्न भागों से टकराते हुए मुंह से निकलते हैं तो इनमें गर्माहट ज्यादा होती है। तो ये ऊष्म व्यंजन या इन्हें ऊष्म संघर्षी भी कहते हैं, याद रखिए, ऊष्म व्यंजन या इन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। अब देखिए यहां पर ये जो सा होता है इसे तालव्य में रखते हैं, किसमें रखते हैं, तालव्य में रखते हैं, तालु में रखते हैं। तालु मतलब इसे चा वर्ग में रखा जाता है। सा की अगर बात करें दोस्तों ये मूर्धन अर्थात इसे टा वर्ग में रखा जाता है। वहीं पर जो सा है ये वाला सा ये दंत में होता है, जो ता वर्ग होता है ता वर्ग में उसे दंत में इसको रखते हैं। और हा की अगर बात करें दोस्तों तो इसे कंठ अर्थात का वर्ग में रखा जाता है। तो इसको भी आप नोट करिएगा क्योंकि सा पूछेगा, सा के स्थान तो तालव्य, ये वाले सा के स्थान मूर्धन, इस वाले सा का तो दंत और इसका हा का तो कंठ हो जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एक जरूर करिएगा। अब यहां पर बात आती है जो स्पर्श व्यंजन हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पर्श व्यंजन होते कितने हैं, 25। स्पर्श व्यंजन को दोस्तों हम लोगों क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, इन्हें उदित व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो ये व्यंजन होते हैं एक वर्ग का निर्माण करते हैं। वर्ग के निर्माण की अगर बात किया जाए तो ये देखिए एक वर्ग का निर्माण यहां पर कर रहा है, ये ऐसे वर्ग आपका बन जाएगा, ऐसे वर्ग बनेगा। मतलब यहां पर देख सकते हैं का से स्टार्ट हुआ है और आपके का तक, ये आपके मा तक आता है, यहां से लेके यहां तक आता है। तो का वर्ग जो होता है दोस्तों है ना, इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है, कंठ से होता है। कहां से होता है, का वर्ग जो होता है इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, इस कारण से कंठ कहा जाता है। चा वर्ग को जब बोलते हैं तो दोस्तों चा जो जीभ होती है वो तालु की स्पर्श कर जाती है, इसलिए इसे तालु कहा जाता है। टा वर्ग जब बोलते हैं तो टा में जीभ क्या पीछे जाती है और अंदर की जो बोलने वाली आवाज होती है अगर थोड़ी देर जीभ को साध लिया जाए तो आपको क्या होगा कि अंदर की वायु अंदर रहेगी, बाहर की वायु बाहर रह जाएगी और कुछ समय बाद आपको मूर्छा आ जाएगी, इसलिए इसे मूर्धा कहा जाता है। वहीं पर अगर देखा जाए ता वर्ग, दोस्तों ता वर्ग में क्या होता है कि जीभ और दांत का मिलन होता है। जब ता बोलते हैं तो जीभ और दांत मिलते इसे दंत वर्ग कहा जाता है। पा की अगर बात करते हैं तो दोनों ओठ आपस में मिल जाते हैं, तो दोस्तों ये क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो दोस्तों यहां पर आप देखा कि का वर्ग है ना, चा क्या होता है, टा क्या होता है, ता भी हो गया। अब यहां पर देखिए एक शब्द यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, मतलब यहां पर ये अंगा वाला है, इसको हम लोग पंचमाक्षर कहते हैं या इन्हें नासिक वर्ण कहते हैं, क्योंकि इनको बोलते समय मुंह और नाक दोनों से ही आवाज आती है, इसलिए इनको बोलते हैं पंचमाक्षर और ने या नासिक वर्ण कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है दोस्तों। कितनी होती है, 5 होती है। दूसरे पॉइंट में आते हैं दोस्तों, जो कि अभी हमने आपको पढ़ा भी दिया है कि जो आपका छोटा आ और बड़ा आ होता है दोस्तों, ये भी आपके कंठ में आपका आता है। साथ में यहाँ पर जो आपका हा होता है और आहा होता है दोस्तों, ये भी आपके कंठ में आता है, ठीक है ना, कंठ में आता है। ये जो वर्ण होते हैं कंठ और जीभ का निचला भाग को मिलाकर या कंठ और जीभ का निचला भाग आपस में परस्पर मिलन करता है या इसका प्रयोग होता है, इसलिए कंठ या कंठ कहा जाता है। तो का वर्ग में दोस्तों याद रखिएगा छोटा आ, बड़ा आ और हा को भी स्थान मिला है और आहा को भी स्थान मिला है। अब यहां पर तालु की बात करें तो दोस्तों ये देखिए या का जो स्थान है और आपके सा का स्थान है, छोटी बड़ी का स्थान है, वो भी आपके तालु में ही आता है। अब आते हैं मूर्धा। तो मूर्धा की अगर बात करें दोस्तों तो मूर्धा में देखिए कौन कौन सा आता है, ये वाला सा है और रा है, सा और रा, सा और जो रा है दोस्तों
दोस्तों ये भी किस में आता है, मूर्धा में आता है। जो ऋषि होता है ये भी क्या होता है, मूर्धा में ही आता है। यहां पर देखिए थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। यहां पर देखिए जो आपका दंत वर्ण है तो दंत वाले में क्या होता है, ये वाला सा और रा, सा और रा का जो स्थान है दोस्तों वो किस में आता है, दंत में आता है। दोनों होंठ की अगर बात करें किसमें, ओष्ठ में, तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं छोटा ऊ और आपका बड़ा ऊ का जो स्थान है वो भी किस में आता है, ओष्ठ में आता है। अब आते हैं यहां पर कंठ और तालु। यहां पर ए और ऐ का जो स्थान है दोस्तों, उच्चारण स्थान है, उच्चारण माध्यम है, वो कंठ तालु और जीभ के माध्यम से होता है। इस कारण इन्हें कंठ तालव्य भी कहते हैं, क्योंकि का जो होता है, का वाले में क्या है, यहां पर ये छोटा प्लस बड़ा है, और तालु वाले में क्या है, छोटी प्लस बड़ी है, और इन्हीं दोनों के निर्माण से ही होता है ए का निर्माण। तो दोस्तों कंठ और तालु अर्थात कंठ तालु हो गया, समझ गए होंगे। ओ और औ ये कंठ और ओष्ठ से होता है, इसलिए कंठोष्ठ कहा जाता है, और हुआ जो कीवर्ड पूछा जाता है ये दंतोष्ठ में आपका आता है। तो ये चार्ट दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखिए दोस्तों, अब आपसे पूछेगा कि स्वर या कह सकते हैं स्वर मात्रा के आधार पर कितने होते हैं, संख्या के आधार पर कितने होते हैं, भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जो स्वर है, स्वर को तीन प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक तो संख्या के, पहले तो आपका भेद हो गया कि स्वर के भेद कितने होते हैं। क्या पूछेगा, स्वर के भेद कितने होते हैं, स्वर के भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों यहां पर भेद क्या हो जाएगा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर हो जाएगा। दूसरी बात आती है, अगर पूछे स्वर की संख्या कितनी होगी, तो हमेशा आपको बताना है स्वर की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 11 होती है। कितनी होती है स्वर की संख्या, 11 होती है दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं पर अगर आपसे बात किया जाए, क्या बात किया जाए कि मात्राएं कितनी होती हैं, तो मात्राएं दोस्तों 10 होती हैं। क्या मात्राएं जो होती हैं वो 10 होती हैं। ये 10 कैसे होती हैं भाई, संख्या तो आपकी 11 है लेकिन मात्रा 10 है, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो छोटा आ है ना, तो छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है दोस्तों। इस कारण से यहां पर मात्राएं अगर पूछे स्वरों में मात्रा कितनी होती है, तब आपको 10 देना है। कितने दोस्तों, 10 बताना है। अब यहां पर दोस्तों यहां पर देख सकते हैं एक शब्द यहां पर आपसे ये पूछेगा कि पूरे वर्णमाला में अपवाद को छोड़ दिया जाए, अपवाद को छोड़ दिया जाए तो सभी वर्णमाला क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद को देखा जाए तो दोस्तों छोटी, बड़ी और ऋषि जो होते हैं स्त्रीलिंग में होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर पूछे पूरे वर्णमाला में अपवाद के रूप में दोस्तों कौन आपके होते हैं स्त्रीलिंग में, तो छोटी, बड़ी और ऋषि दोस्तों आपकी स्त्रीलिंग वर्ड आपके होते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर दोस्तों यहां पर देख सकते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। अभी अभी हमने बताया संयुक्त व्यंजन मतलब ये दो, संयुक्त मतलब होता है जोड़ा, दो चीजें होंगी ना संयुक्त में, तो यदि दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाए उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या, यदि दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाए उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे का जो होता है, का धनसा। दोस्तों कभी कभी ये भी गलतियां एक टीचर से भी होती है, हमसे भी होती है और सबसे होती है। जैसे अगर ध्यान ना दिया जाए तो का धन जैसे सा है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो हलंत लगा देते हैं, कहीं इसमें लगाते हैं कहीं इसमें लगाते हैं, लेकिन पहला जो अक्षर होता है वही आधा होता है दोस्तों। पहला अक्षर जो होता है ये आधा होता है। जैसे ज्ञा है तो ज्ञा को ज्या बोलिए, क्या बोलिए, ज्या, तो ज्या और इया बन गया, तो जा आधा अक्षर हो गया। जो त्रा होता है ता धनरा से होता है, ये आधा ता होगा। सरा जो आपका होता है ये आधा सा और ये रा पूरा हो जाएगा। उम्मीद है संयुक्त व्यंजन आपको समझ में आ गया है। अब यहां पर एक शब्द होता है आगत व्यंजन। दोस्तों आगत मतलब आया हुआ, क्या, आगत व्यंजन या आगा हुआ, आया हुआ, या दोस्तों इसे मेहमान व्यंजन कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, मेहमान व्यंजन कहते हैं। मेहमान स्वर भी होता है, मेहमान व्यंजन भी होता है, क्योंकि ये क्या है दूसरी भाषा से आए हैं इसलिए इन्हें आगत कह देते हैं या मेहमान व्यंजन कह देते हैं। तो दोस्तों यहां पर ये अरबी और फारसी से आया हुआ है। इनकी संख्या 2 होती है। जैसे जा होता है और फा होता है, इसमें नीचे लगी होती है बिंदी दोस्तों, और यहां भी लगी होती है क्या, छोटी सी ये बिंदी देख सकते हैं, ये लगी हुई है। इसलिए दोस्तों याद रखिए जब ऐसा मिले तो आप समझिएगा ये अरबी और फारसी से आया है, इन्हें आगत व्यंजन, ये मेहमान व्यंजन कहा जाता है। अब यहां पर देख सकते हैं आते हैं आगत स्वर दोस्तों। आगत स्वर दोस्तों यहां पर हिंदी वर्णमाला में अगर पूछे मेहमान स्वर क्या है या आगत स्वर क्या है, तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा कि ये जो आपका दिया गया है ऑफिस, जैसे बोलते हैं ना ऑफिस, देखो बड़ा आ अलग होता है, बड़ा आ अलग होता है, लेकिन ये देखो इसमें से ये लगा है जिसमें ना ही चांद की बिंदी भी नहीं कह सकते, इसे चांद की बिंदी नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों जब ऐसा लगा हो तो समझिएगा ये आगत स्वर से बना है, मेहमान स्वर से बना है। अगर कोई आपसे पूछे मेहमान स्वर क्या होता है, तो दोस्तों आप बताइएगा बड़ा आ के साथ जब ऊपर लगा हो, जैसे ऑफिसर हो, जैसे ऑफिस हो या ऑफिसर होता है, वो आपका होता है दोस्तों क्या, आगत स्वर होता है। उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे दोस्तों। ये जो आपका है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये जो आपका आ दिया है ये आपके अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसे हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिया गया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के कुछ शब्दों में हिंदी में लिखने में किया जाता है, जैसे ऑफिस और ऑफिसर। ठीक है, आगे बढ़िए। यहां पर दोस्तों दिया गया है
कि आपसे कह रहा है दोस्तों, यहां पर देखिए कह रहा है अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है ना। थ्योरी में बहुत बड़ा होगा लेकिन शॉर्टकट में आप समझ जाएंगे दोस्तों। यहां पर वर्ग जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। अब यहां पर देखिएगा कि जैसे अल्प प्राण होता है दोस्तों, अल्प प्राण जो होता है वो 1 3 5 अर्थात किसी भी वर्ग का खा गा अंगा होता है। तो का है, गा है और अंगा है। ये दोस्तों देखिए 1 3 और 5। महाप्राण क्या होता है, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, अर्थात इसको बोलने में थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो किसी भी वर्ग में अगर खा आता है इसका मतलब ये है क्या, महाप्राण है। अगर घा आता है इसका मतलब महाप्राण है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कहेंगे कि अल्प प्राण वो होते हैं जिनको बोलने में कम कह सकते एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये अल्प प्राण होती है जो 1 3 5 होते हैं। महाप्राण 2 और 4 होता है। अब यहां पर देख सकते हैं का से लेके पा तक पूरा का पूरा यही सिस्टम आपका रहेगा हर एक वर्ग में, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछे अल्प प्राण में और क्या क्या होता है, तो अल्प प्राण में दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन, आ से अल्प और आ से अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4 या अलावा। तो दोस्तों अल्प प्राण इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। मतलब अल्प प्राण जो आपका है तो अल्प प्राण में का से लेके पा तक ये तो आपके आएंगे ही आएंगे, साथ में दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन को भी रखा जाता है। महाप्राण की अगर बात किया जाए तो दोस्तों यहां पर किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण यहां तक तो आएगा ही आएगा, साथ में यहां पर दोस्तों ये वाला जो फा होता है आगत वाला ये भी इसमें आएगा, साथ में जो आपका उस व्यंजन होता है दोस्तों वो भी इसी के अंतर्गत आपका आता है, उस व्यंजन इसी में आता है दोस्तों। ये भी आपको कंप्लीट हो गया। कभी कभी आपसे पूछता है घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है। तो दोस्तों घोष या अघोष होता है स्वर तंत्रियों के आधार पर बोले जाते हैं। स्वर तंत्रियां जो आपके गले में होती हैं, बोलते हैं तो वाइब्रेट ज्यादा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्वर तंत्रियों के आधार पर दोस्तों दो भागों में विभाजित किया गया है, एक होता है आघोष, एक होता है सघोष। आ मतलब आगे की ओर, आगे की ओर मतलब हुआ कि किसी वर्ग का पहला और दूसरा जो अक्षर आगे होते हैं वो अघोष होते हैं। सघोष या घोष दोस्तों किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो आपका व्यंजन होता है वो क्या होता है दोस्तों, सघोष होता है। अब का वर्ग में देखिए का से पा तक, का खा चा छा मतलब यहां तक तो आप लोग जान गए कि एक और दो मिलेंगे। यहां तक दोस्तों क्या होगा 3 4 5 सघोष इसमें आ गया। अब यहां पर आती है कि अघोष में और कौन क्या क्या आता है। तो अघोष में दोस्तों क्या आता है, सा और आ। जो आ होता है दोस्तों ये भी आपके अघोष में ही आता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला यहां पर सघोष या घोष में, तो सघोष या घोष में दोस्तों क्या होते हैं, जो आपके स्वर होते हैं। स्वर में दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि जो बड़ा आ है वो दोस्तों इसके साथ आता है, छोटा आ इसके साथ आता है, ठीक है ना। और साथ में जितने भी आपके यहाँ पर स्वर होंगे वो आपके कह सकते हैं सघोष में ही आएंगे। प्लस यहाँ पर जो अंतःस्थ व्यंजन होता है ये भी सघोष में आएगा, या अलावा जो अंतःस्थ व्यंजन है दोस्तों ये भी आपके किस में होंगे, सघोष में ही होंगे। तो ये आप लोग अघोष और सघोष भी आप लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द होता है कि मूल दीर्घ स्वर को सजाती स्वर भी कहते हैं। अभी आपने पढ़ा था कि मूल दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं, सजाती स्वर भी कहते हैं, है ना। और संयुक्त दीर्घ स्वर को विजाती कहते हैं। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ हो गया। तो दोस्तों ये क्या है, सजाती है, एक ही जैसे आपके एक ही जात के लग रहे हैं, है ना। इनको जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा बड़ा आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर बड़ी ई बड़ा ऊ ये क्या हो जाएंगे, सजाती स्वर हो जाएंगे। संयुक्त दीर्घ स्वर क्या होते हैं, संयुक्त दीर्घ स्वर को ही विजाती कहते हैं अर्थात मिश्रित स्वर कहते हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण हुआ था छोटा प्लस छोटी बराबर ए, अर्थात देखिए ये अलग है ये अलग है, अर्थात इनकी जाति अलग अलग हो गई, इसलिए इन्हें संयुक्त दीर्घ स्वर कहेंगे या विजातीय स्वर कहेंगे या तो इन्हें मिश्रित स्वर कहेंगे। उम्मीद है ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर वर्णमाला देख सकते हैं कि आपको बहुत ही कम समय में और क्रमबद्ध तरीके से समझाया जा रहा है। अब वर्णमाला की अगर परिभाषा की बात किया जाए दोस्तों तो परिभाषा भी क्वेश्चन बनते हैं। वर्णों या अक्षरों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये दोस्तों शब्द लगा होगा, क्रमबद्ध या तो व्यवस्थित शब्द आपको जरूर देखने को मिलेगा कि व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यदि वर्णों को व्यवस्थित क्रम में न रखा जाए तो वर्णमाला नहीं कहेंगे, उसे वर्ण समूह कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ण समूह कहेंगे। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं का खा गा घा ये क्रम से है, इस कारण ये वर्णमाला है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए कि चा कहीं यहां है, ता वहां है, पा यहां पर है, झा यहां पर है, तो दोस्तों इसे वर्ण समूह कहते हैं। दोस्तों तो ये शब्द को याद रखिए, जब क्रम व्यवस्थित समूह आपका होगा तो वर्णमाला और व्यवस्थित समूह नहीं होगा तो वर्ण समूह कहा जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा यहां पर दिया गया है दोस्तों, यहां पर दिया गया हिंदी वर्णमाला में वर्ण या ध्वनियों के मुख्य दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं, स्वर और आपका व्यंजन। हिंदी में मूल उच्चारण स्थानों की संख्या 5 होती है दोस्तों, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, किंतु स्वरों का उच्चारण 6 स्थानों से होता है। तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि हिंदी के जो मूल उच्चारण होते हैं इनकी संख्या 5 होती है, अर्थात कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और आपका यहां पर ओष्ठ, किंतु स्वरों का जो उच्चारण होता है कुल 6 स्थानों से होता है। इस बात को भी नोट करिए अपनी कॉपी में
या जो ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों अयोग्य वाह क्या होता है, इनकी संख्या दोस्तों 2 होती है। अंक और आहा को अयोग्य वाह कहते हैं। अयोग्य वाह अर्थात जिसका वाहन कोई ना करे, है ना, मतलब इनकी गिनती स्वर एवं व्यंजन के अंतर्गत नहीं होती है, किंतु इनकी आवश्यकता अगर पड़ जाए तो स्वर और व्यंजन में मिला लिया जाता है। तो दोस्तों यहां पर ये होते हैं अयोग्य वाह होते हैं। यहां पर दोस्तों एक शब्द होता है अंक, तो अंक को बोलते हैं अनुस्वर। क्या बोलते हैं? अनुस्वर। जब आप देखेंगे अंक जो होता है इसको अनुस्वर कहा जाता है और आहा को दोस्तों विसर्ग बोला जाता है। ये भी अपनी कॉपी में इसी प्रकार से नोट करिए। आगे बढ़िए, अगला दिया गया है जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करना है। तो दोस्तों जो जीव होती है, तो जीव में आपके 3 प्रकार से देखिए अग्रभाग से निकलते हैं। क्या? अग्रभाग से छोटी, बड़ी, ए और ए, इस ये जो निकलते हैं अर्थात कह सकते हैं जीव के अगले वाले भाग पर फोकस होता है। जब बोलते हैं ई तो देखते होंगे मुंह फैलता है, जीभ आगे बाहर निकलती है। मध्य भाग में दोस्तों आ आता है और पर्श भाग में आता है बड़ा। यहां पर जो आपका बाहर से आया था अर्थात ये कह सकते हैं ये वाला आ, छोटा ऊ, बड़ा ओ और औ, ये दोस्तों क्या है आपके पर्श स्वर। तो जीभ के आधार पर कितने हो गए? ये 1 2 3 आपका हो गया अग्र, मध्य और पर्श। अगला है मुख आकृति के आधार पर, मतलब जब बोलते हैं तो मुख की जो आकृति बनती है वो कैसे बनती है वो समझिएगा। मुख आकृति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। दोस्तों संवृत स्वर होते क्या है? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसके उच्चारण में कम मुख खुलता है। जब आप बोलिए छोटी ई, मतलब हम तो बोलते हैं छोटी क्योंकि हमको बचपन से पढ़ाया गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। ई तो इसका मतलब हुआ ई, तो ई जो बोला वो छोटी है, ई बड़ी ई जो आपका है बड़ी है। इसका मतलब इनको बोल रहे हैं तो कम ही तो मुख खुला है ना, छोटी ई में क्या हो रहा है? कम मुख खुला है। लेकिन अर्ध संवृत क्या होते हैं? ए और ओ जो होते हैं अर्ध संवृत होते हैं दोस्तों। इनके उच्चारण में संवृत से थोड़ा, मतलब कह सकते हैं संवृत से थोड़ा ज्यादा मुख खुलता है, तो ये होते हैं अर्ध संवृत। ठीक है, अगला है विवृत। विवृत में दोस्तों बहुत एग्जाम में पूछा जाता है आ, इसके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है आ। जब आ बोलते हैं तो सबसे ज्यादा मुख किसमें खुलता है? इसमें खुलता है। ये विवृत है। ये आपके कह सकते हैं यूपीपीएससी जब होते हैं ना सीसेट का पेपर, वहां भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। अर्ध विवृत दोस्तों, अर्ध विवृत क्या होता है? तो छोटा आ, ए, ओ, ये विवृत से कम। क्या? विवृत से कम दोस्तों, देख सकते हैं विवृत से जो सबसे ज्यादा था ना उससे थोड़ा कम, लेकिन अर्ध संवृत से थोड़ा सा अधिक खुलता है। तो ये दोस्तों होते हैं अर्ध विवृत होते हैं। ओष्ठ के आधार पर बात किया जाए तो दोस्तों ओष्ठ के आधार पर होते हैं वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। मतलब इनको बोला जाए तो ओठ जो हो जाए वो गोलाकार हो जाए, और दूसरा एक ऐसा होता है जिसको बोलने में गोलाकार नहीं होते हैं तो वो हो जाते हैं आवृत्तमुखी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वृत्तमुखी क्या होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं वे वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 4 होती है। यहाँ पर जब इनको बोलते हैं ना तो मुंह ओ होना, क्या हो गया? ऊ, तो दोनों ओठ कैसे हो रहे हैं? जैसे गोल गोल दिख रहे होंगे, है ना। तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, इनको बोलने में ओठ जो हो रहे हैं लगभग गोलाकार दिखाई दे रहे होंगे। आप बोलकर देखिए, समझ में आएगा। आवृतमुखी को ही अर्धवृत्तमुखी भी कहा जाता है। आवृतमुखी को दोस्तों याद रखिए, आवृतमुखी को अर्धवृत्तमुखी भी कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं वो आवृतमुखी या अर्धवृत्तमुखी कहलाते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 6 होती है। यहाँ पर छोटा, बड़ा, ई, बड़ी ई, ए और ए, ये होते हैं आपके अर्धवृत्तमुखी। अगला है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये हमने थ्योरी में आपको पढ़ा दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यंजन वर्णों में आ ध्वनि अंतर्निहित होती है। जब का बोलते हैं इसमें भी क्या होता है? अनिहित होता है, क्योंकि आ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता है ना। जैसे का दिया है तो का को अगर आधा कर देंगे तो इसमें स्वर नहीं है, लेकिन इसको मिला देंगे तो ये मतलब पूरा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए व्यंजन जो होता है व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें परतंत्र कहते हैं। तो परतंत्र किसे कहते हैं? व्यंजनों को परतंत्र कहते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब यहां पर आते हैं प्राण वायु या उच्चारण प्रत्यय के आधार पर, है ना, वर्गीकरण किया जाए तो दोस्तों प्राण वायु या उच्चारण प्रत्यय के आधार पर जिसके 2 भेद होते हैं। एक तो होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अभी हमने आपको बताया था अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, डायग्राम से वही आपको है। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु, देखो अगर हम चैप्टर मतलब आपको एक डायग्राम से पढ़ाते हैं तो वो देखने का तरीका अलग होगा, लिखने का तरीका अलग हो जाता है। तो ये जो आपका है वो लिखने का तरीका है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प मात्रा में निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण और अंतःस्थ व्यंजन जो यार अलावा होते हैं इनमें हकार ध्वनियां नहीं होती हैं, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। दोस्तों यहाँ पर सभी स्वर भी होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। ठीक है ना। महाप्राण दोस्तों हो गया कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकले उसे महाप्राण
कहते हैं प्रत्यय वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण प्लस उस व्यंजन, है ना, और इसमें हकार ध्वनियां विशेष रूप से रहती है। तो ये डायग्राम के माध्यम से अभी हमने आपको दिखाया भी था, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जितने लोग जुड़े हैं सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आप लोग अपने मतलब कॉपी में इसी प्रकार से इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। दूसरा यहां पर आता है स्वर तंत्रियों के आधार पर, तो आघोष और स्वघोष, आघोष व्यंजन और सघोष, जो कि अभी हमने पढ़ाया भी था कि स्वर या घोषत्व तंत्री में कंपन के आधार पर दोस्तों दे सकते हैं कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन या झंकृत नहीं होता है उन्हें अघोष कहा जाता है। और अघोष होता है पहला, दूसरा और सा सा सा, और ये जो होते हैं अघोष वर्ण में आते हैं। सघोष में दोस्तों क्या होता है, तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं, और इनमें सभी स्वर जो होते हैं सघोष होते हैं। वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और सभी स्वर अंतःस्थ व्यंजन और हा जो होता है ये आपके घोष या सघोष में ही आते हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे हमने इसको पहले ही पढ़ा भी दिया है, फिर भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहां पर देखो थोड़ा सा और बचा है, संयुक्त अक्षरों का उच्चारण। दोस्तों आपने कभी कभी पढ़ा होगा कि जो संयुक्त अक्षर होते हैं हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर ध्वनि की तीन रीतियां होती हैं। एक तो होता है संयुक्त ध्वनि क्या होती है, दूसरी संप्रक्त ध्वनि क्या होती है, और युग्म ध्वनि या द्वितीय व्यंजन क्या होता है। आपने मॉडल पेपर को सॉल्व किया होगा, वहां पर यह दिया होगा संप्रक्त क्या होता है, संयुक्त क्या होता है, युग्मक क्या होता है, द्वितीय क्या होती है, ये सब आपको देखने को यहां पर भी मिल रहा है। संयुक्त ध्वनियां दोस्तों यहां पर देखिए क्या है कि संयुक्त ध्वनि जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त हो जाए, है ना, मतलब संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे लिखी जाए या बोली जाए, वो संयुक्त ध्वनियां होती हैं। जैसे प्राण, ग्रहण, है ना, म्लान, इनको बोलने से ऐसा नहीं लग रहा कि डबल आपके हैं, लेकिन एक में आपके मिक्स हो जा रहे हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से हो गया। अगला यहां पर संप्रक्त ध्वनि क्या होती है, जब ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए वो ध्वनियां संप्रक्त ध्वनि होती हैं। जैसे कि दोस्तों यहां पर दिया गया है संबल, क्या दिया है, संबल। तो सा और बा के मध्य में क्या आ रहा है, मा ध्वनि क्या हो गई, संयुक्त हो गई। कंबल में दोस्तों क्या हो गया, का और मा के मध्य में मा ध्वनि क्या हो गई, आपकी संयुक्त हो गई। तो जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो दोस्तों से संप्रक्त कहते हैं। अब यहां पर युग्मक ध्वनि क्या कहते हैं, युग्मक क्या होता है दोस्तों, यहां पर देखिएगा कि किसी शब्द में एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, किसी शब्द में एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वो युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं। अर्थात जब किसी शब्द में एक ही वर्ण दो बार आए, एक बार पूरा हो और एक बार क्या हो, आधा हो, एक आधा और एक पूरा अक्षर आए तो वो होता है युग्मक। अर्थात दे सकते हैं प्रसन्नता में देखो यहां पर ये दिया गया है, अछुंड में ये है, दिक्कत में ये है, एक देखें पूरा आपका होगा एक आधा होगा, तो ये होता है युग्मक और इसी को कहा जाता है द्वित्व व्यंजन। जैसे दिल्ली लिखा जाता है दिल्ली, तो दिल्ली में दोस्तों द्वित्व होता है क्योंकि आधा ला और पूरा ला होता है। बिल्ली हो गया, गिल्ली हो गया, है ना, ये शब्द आपका इसी में आता है युग्मक। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे संप्रक्त अलग होता है, युग्मक अलग होता है। संप्रक्त में एक शब्द आपका अलग होगा, दूसरा अलग होगा, उसके बीच में कोई आएगा, लेकिन युग्मक में कहीं ना कहीं एक पूरा अक्षर होगा और एक आधा अक्षर होगा। अब यहां पर देखिए कुछ पॉइंट और भी आपके बच्चे हैं कि हिंदी वर्णमाला में दो अमानक वर्ण होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा ये अमानक वर्ण इनमें से क्या है, तो दोस्तों यहां पर दो अमानक वर्ण होते हैं, झा और भा। ये दोस्तों क्या है, अमानक वर्ण है, जिन्हें पहले ऐसे लिखा जाता था, ऐसे लिखते थे दोस्तों, झा को लिखते थे कुछ इस प्रकार से और भा को लिखते थे कुछ इस प्रकार से। तो अगर पूछे कि हिंदी वर्णमाला में अमानक वर्ण कौन से हैं तो आप कहेंगे झा और भा दोस्तों। अगला है हा दोस्तों, जो आपका है वो ऊष्म संघर्षी या स्वर यंत्रमुखी या काकल्य वर्ण, कंठ ऊष्म संघर्षी, सघोष वर्ण आदि नामों से जानते हैं। क्या हा को दोस्तों ऊष्म संघर्षी में भी रखते हैं, है ना, स्वर यंत्रमुखी भी कहते हैं, काकल्य वर्ण भी कहते हैं। पूरे वर्णमाला में काकल्य वर्ण सिर्फ आपका यही होगा। कंठ में भी इसे रखते हैं, ऊष्म संघर्षी में भी इसे रखते हैं और ये सघोष में भी आता है। इस कारण इसको कई नामों से भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है पंचमाक्षर। दोस्तों हमने आपको बताया था कि पंचमाक्षर क्या होते हैं, ये जो आपकी स्टार्टिंग में आपको पढ़ा दिया था दोस्तों। अनुनासिक होता है जिसमें चांद की बिंदी होता है, और दोस्तों याद रखिए जो चांद की बिंदी होता है उसका प्रयोग हमेशा तद्भव में ही होता है। दोस्तों याद रखिए कि जो चांद की बिंदी होती है जिसे अनुनासिक कहते हैं, इसका प्रयोग तद्भव में होता है, ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़िए, यहां पर ये भी हो गया। अब यहां पर देखिए हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह। दोस्तों विराम चिन्ह की बात किया जाए दोस्तों, अल्प विराम ये ऐसे बनता है, देख सकते हैं। अल्प विराम दोस्तों जो होता है ऐसे बनता है, अर्ध विराम ऐसे होता है। दोस्तों याद रखिए अल्प विराम सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला आपका विराम चिन्ह होता है, अल्प विराम ही प्रयोग होता है। यहां पर अर्ध विराम दोस्तों आपका देखिए एक बिंदी होगी, उसके नीचे आपका कॉमा लगा है। उप विराम दोस्तों इस प्रकार से होता है। पूर्ण विराम आपका ऐसे जानते ही जानते हैं, प्रश्नवाचक भी आप लोग जानते हैं, है ना। यहां पर आश्चर्य की बात किया, विस्मात बोधक, तो आपको यहां पर हलंत के नीचे मतलब एक डैश लगा के
मतलब इस प्रकार से कर देते हैं। निर्देशक या डैश इस प्रकार से डैश होता है। कोष्टक भी आप जानते हैं। हंस पद या त्रुटि या विराम या त्रुटि बोधक, जब कहीं गलती हो जाए, जैसे यहां पर गलती है मान लो, तो ऐसे यहां पर लगा दिया जाता है, ऐसे त्रुटि हो गई, ये समझाने के लिए होता है, ठीक है ना। विवरण, विवरण चिन्ह इस प्रकार से, पाद चिन्ह दोस्तों ऐसे होता है। लाघव, लाघव जो कि अंग्रेजी में लाघव दोस्तों यहां पर देख सकते हैं एक बिंदी हो जाती है इस प्रकार से, और हिंदी में दोस्तों इस प्रकार से लाघव होता है। पुनरुक्ति मतलब क्या होता है, कोई रिपीट हो गया, जैसे मान लीजिए धीरे धीरे शब्द हो गया, तो ये तो दुरुक्ति हो रही है, लेकिन दो चीज बार बार रिपीट करना है तो ऐसे ऐसे आप लोग लगा देते हैं, पुनरुक्ति होता है। अगला दिया गया उद्धरण चिन्ह, तो उद्धरण चिन्ह दोस्तों यहां पर देखिए ऐसे जो ऊपर आपके होते हैं, ये आपके दो प्रकार से होते हैं, दोहरा भी होता है और इकारा भी होता है। दोस्तों किसी भी वाक्य को अगर आपको समुच्च रूप से दिखाना है तो दोहरे में होंगे, लेकिन किसी का उपनाम है, किसी का उपनाम अगर होता है उपनाम, तो दोस्तों इकहरे से दर्शाया जाता है। क्या इकहरे से दर्शाया जाता है, किसी को उपनाम होता है इकहरे से होता है, ठीक है। अगला दिया गया है योजक चिन्ह, जब क्या होता है माता पिता उनके बीच में योजक चिन्ह होता है। लोप चिन्ह दोस्तों क्या होता है, ये जो आपका है लोप चिन्ह हो जाएगा। विकल्प सूचक दोस्तों यहां पर तिरछी रेखा ऐसे होता है, विकल्प या तो ये या तो ये विकल्प होता है तिरछी में। तुल्यता मतलब बराबर शब्द आपका हो गया। टीका सूचक, तारक चिन्ह या फुटनोट, ये आपके इस प्रकार से आपके होते हैं। समाप्ति सूचक दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे करेंगे है ना, जीरो हो गया, ऐसे ये समाप्ति हो गया, इति सिद्धम। दीर्घ उच्चारण दोस्तों ये दीर्घ का होता है। और पाद बिंदु, पाद बिंदु दोस्तों आपका ये होता है जो भाग बिंदु वाला होता है, इसे पाद बिंदु कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यहां पर आपके वर्णमाला में दोस्तों एक से एक क्वेश्चन, मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपका छूटे। धन्यवाद, जय हिंद।